नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे एमएससीपी के बारे में। तो वीडियो चालू करने से पहले बता देता हूँ दोस्तों कि नवरात्रि का त्यौहार चालू हो गया है और इस नवरात्रि में माँ अम्बे से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुखी होंगे, और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर सफलता के नए आयाम को प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एमएससीपी के बारे में। एमएससीपी की जो गाइडलाइंस है, कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस आई हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एमएससीपी की जो लेटर नंबर 16/2020 का जो लेटर है और जो 4 तारीख को आया था, 4/2/2020 का, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपको एक डिटेल में जानकारी मिल सके। अगर कोई डाउट रहता है या कुछ क्लेरिफिकेशन करने में कुछ क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग बाद में फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा नंबर 16/2020 का, 4/2/2020 के लिए। और इस लेटर में दोस्तों ये रेलवे बोर्ड का एक लेटर था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 4/2/2020 को एक लेटर आया था, जिसमें कि कंसोलिडेटेड गाइडलाइन रिगार्डिंग मॉडिफाइड एसेट कैरियर स्कीम के बारे में बताया गया था फॉर रेलवे एम्प्लॉई। तो इसमें ये रेफरेंस दिए हुए हैं कितने ये डीओपीटी के जो इंस्ट्रक्शन थे और रेलवे बोर्ड के जो करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन थे। अगर आप चाहें तो पर्टिकुलरली हर एक को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है कंसोलिडेटेड करके दिया हुआ है, सारी गाइडलाइंस को एक प्रकार से कंपाइल करके वो उसको इस लेटर में किया गया है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों 2016 का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है और 2019 का लेटर की गाइडलाइंस का रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये एक लेटर है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का डीओपीटी का है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सनस पेंशंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसकी कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस जो दी हुई है उसके बारे में ये लेटर दिया हुआ है। तो इसको हम एक एक करेंगे और इसमें साथ ही साथ जो उन्होंने एनेक्सर 1 में जो दिया हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें एनेक्सर 1 में दी हुई है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम डीओपीटी का, जो कि 12 अक्टूबर 2019 को आया था, सॉरी 22/10/2019 को आया था। तो इसमें डीओपीटी का जो लेटर रहेगा 7th पे कमीशन में जो रिकमेंडेड किया है मॉडिफाइड एसेट करियर स्कीम विल कंटिन्यू टू एडमिनिस्ट्रेड एट द 10, 20 एंड 30 ईयर बिफोर न्यू पे मैट्रिक्स। तो जो पहले से भी चला आ रहा था एसी की जो स्कीम थी, जिसमें 12, 24 और 36 का जो टाइम ड्यूरेशन दिया था उसको 10, 20 और 30 कर दिया गया है। तो ये दोस्तों किसके लिए एप्लीकेबल रहेगी? तो एज पर रिकमेंडेशन द स्कीम विल बी अवेलेबल टू ऑल पोस्ट इंक्लूडिंग ग्रुप ए पोस्ट वेदर आइसोलेटेड और नॉट। वेदर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस विल नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की ए सर्विसेज है उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और अगर देखा जाए तो उसको हम ये कह सकते हैं कि जो एमएससीपी किसके लिए है, अप टू एचएजी लेवल तक एमएससीपी रहेगा, और एक्सेप्ट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज। नंबर 2 पॉइंट है इसका कि द गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन टू कंटिन्यू एमएससीपी एंड हैज़ एक्सेप्टेड द सेम। गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड किया था 7th पे कमीशन का वो एज रहेगी। द एमएससीपी विल बी कंटिन्यू एडिशनल टू 10, 20 एंड 30 ईयर अंडर द स्कीम एंड विल इमीडिएट नेक्स्ट पे लेवल इन द नेक्स्ट पे मैट्रिक्स में उसको बेनिफिट दिया जाएगा। द स्कीम शेल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल, मैं पेन लेता हूँ, रेगुलर प्रमोटर एक्सेप्ट ऑफिसर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ए का जो ऑफिसर उनको छोड़कर बी और सी एम्प्लॉय के लिए ये अवेलेबल रहेगी। और इसमें कौन लोग शामिल नहीं रहेंगे? तो कैजुअल लेवल इंक्लूडिंग दोज ग्रांटेड टेम्परेरी स्टेटस, एडॉक बेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट क्वालिफाई द बेनिफिट ऑफ अंडर अफॉरसेड स्कीम। इसके लिए ये लोग बेनिफिट में नहीं रहेंगे, उनको बेनिफिशियरी नहीं रहेगा
द डिटेल ऑफ MACP कंसोलिडेटेड गाइडलाइन। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे MACP के बारे में। तो MACP के जो सारे रूल्स हैं, कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो इसमें जो एनेक्सर 1 में जो है सारी चीज़ें दी हुई है। तो इसमें जो है ये एनेक्सर 1, इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इसमें 4 नंबर पॉइंट में दिया है। 4 नंबर पॉइंट ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। इसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, जो 2 मेंबर रहेंगे वो जिस एम्प्लॉई को मतलब MACP के अंडर में मतलब कंसिडर करना है उससे एक लेवल हाई लेवल का रहेगा, और जो चेयरपर्सन रहेंगे वो मेंबर से एक लेवल हाई के रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कमेटी डिसाइड करती है कि MACP किसको देना है, जिसको उसके सर्विस रिकॉर्ड APR वगैरह चेक करती है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। इन केस द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट है, अथॉरिटी है अपॉइंटेड अथॉरिटी, तो उस कंडीशन में जो होता है कि कंस्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन द पावर अप्रूव्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है उसको जो अप्रूव किया जाता है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ या डिपार्टमेंट लेता है। वेयर द अपॉइंटमेंट इज अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, स्क्रीनिंग कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फील्ड ऑफिस हो गया, टेस्ट सबॉर्डिनेट ऑफिस हो गए, इनमें जो है प्रेसिडेंट होता है जिनको पावर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होती है। तो उस कंडीशन में जो उसकी DSC की जो रिकमेंडेशंस रहती है उनको सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है अप्रूव करता है। और इसी में जो है एक चीज़ और ये है कि इन ऑल अदर केस, जो दूसरे सारे अदर केसेस रहेंगे, उन केसेस में अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी शैल बी विद द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगी वो उसको रिकमेंड करेगी, उसको अप्रूव करेगी, जो रिकमेंडेशंस रहेंगे उनको। अब इसका रूल नंबर 6 देख लेते हैं। इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट अनड्यू स्ट्रेन, अनड्यू स्ट्रेन मतलब अनावश्यक जो तनाव को कम करने के लिए क्या किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ने एक सिस्टम बनाया है कि जो हर 6 महीने में इसका रिव्यू किया जाएगा कि अगले 6 महीने में कितने लोग MACP के अंडर में आने वाले हैं। तो इसके लिए जनवरी और जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 स्पेन बना दिए गए हैं। तो जनवरी में किन लोगों को कंसिडर किया जाएगा, जनवरी में जो अप्रैल से सितंबर में जो लोग आने वाले हैं MACP के अंडर में, उन लोगों के बारे में कंसिडर किया जाएगा, उनके बारे में डिपार्टमेंट कमेटी डिसाइड करेगी। और जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में जो रहेगा उनको जुलाई के फर्स्ट वीक में ये डिपार्टमेंट कमेटी जो है स्क्रीनिंग कमेटी उसके बारे में डिसीजन लेगी। मतलब एडवांस में MACP के बारे में एक कमेटी बैठा गया, एडवांस में उनके ऑर्डर, उनका एनालिसिस, उनका फाइनल जो है लिस्ट बनाई जाती है। एंड इन एज फॉर एज पर्सन सर्विंग इन द अकॉर्डिंग कंसर्न दी इश्यू कंसल्टेंट कंट्रोलर ऑफिस जनरल ऑफ इंडिया, ये अकाउंट ऑफिस के बारे में है। अब दूसरी चीज़ समझने की कि एनी इंटरप्रिटेशन या क्लेरिफिकेशन अगर कुछ रहता है इसमें, मीनिंग ऑफ प्रोविजन इसके किसी प्रकार के MACP की जो कंसोलिडेटेड गाइडलाइन में अगर उसमें कुछ रहता है क्लेरिफिकेशन या इंटरप्रिटेशन में, तो उसके लिए क्या जाएगा, DOPT का जो ऑर्डर रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसका जो ऑर्डर रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। द MACP स्कीम कंटिन्यू टू इफेक्टिव फ्रॉम द 1/9/2008 से उसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा, माना जाएगा। नो स्टेपिंग अप ऑफ पे इन लेवल वुड बी एडमिसिबल, मतलब स्टेपिंग अप का जो पेमेंट का जो सिस्टम है, स्टेपिंग अप का मतलब होता है कि जूनियर एम्प्लॉय को अगर सीनियर एम्प्लॉय से ज़्यादा पेमेंट मिल रही है किसी भी रूल के कारण, तो सीनियर एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर स्टेपिंग अप। वो अप्लाई कर सकता है कि मेरे जूनियर को मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो उसको स्टेपिंग अप करके उसको भी उसी के इक्वल में लाया जाता है, इसको बोला जाता है स्टेपिंग अप। तो कहने का मतलब ये है कि नो स्टेपिंग अप ऑफ पे इन द लेवल वुड बी एडमिसिबल विथ रिगार्ड टू जूनियर गेटिंग मोर पे देन द सीनियर एन अकाउंट ऑफ फिक्सेशन अंडर MACP। अगर MACP के अंडर किसी जूनियर को फिक्सेशन किया गया और उसकी सैलरी अगर सीनियर से ज़्यादा होती है तो उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसका हिंदी वर्जन विल फॉलो, जो भी हिंदी वर्जन है उसको भी फॉलो किया जाएगा। तो ये था DOPT का लेटर। अब हम आते हैं एनेक्सर 1 पे। एनेक्सर 1 की सारी गाइडलाइंस, सारे जो रूल्स हैं वो दिए गए हैं। तो नंबर 1 में दिया गया है कि ये 22 अक्टूबर 2019 को डिस्प्ले किया था। देयर शेल बी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। जैसा कि पता है कि MACP में हमको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाते हैं इंटायर लाइफ में, इंटायर सर्विस में। फर्स्ट है 10, 20 और 30, जो कि पहले
MSCP के पहले एक स्कीम जो थी उसका नाम था ACP। तो MSCP में जो है 3 स्टेप जो दिए गए हैं 10, 20 और 30 ईयर में दिए गए हैं। और ये 3 साल इस टाइप से हैं कि या तो एक ही ग्रेड में आदमी को, एम्प्लॉय को 10 साल कंटिन्यूस हो जाए काम करते हुए तो उसको स्टेपिंग अप या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा, या फिर 10-10 साल के इंटरवल पे उसको प्रमोशन देगा। तो MSCP ये नंबर 2 पे देख लेते हैं कि द MSCP इनवाइजेज मेयरली प्लेसमेंट इन द इमीडिएट। और MSCP जो दिया जाता है नेक्स्ट हायर लेवल पे दिया जाता है। जैसे मान लो जो 1900 में अगर उसको MSCP मिला है तो उसको 20 मतलब 2000 दिया जाएगा, मतलब जस्ट अबो नेक्स्ट हायर लेवल। ML3 है तो ML4 है तो ML5 है तो ML6। ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें उसके कैटेगरी या उस कैडर में वो ग्रेड है या नहीं, वो चीज़ नहीं देखी जाती है। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट ए में मतलब जो लेवल्स दिए गए हैं पे मैट्रिक्स में, उसके हिसाब से अगले नेक्स्ट हायर ग्रेड लेवल में उसको फिक्स किया जाता है। और कर्टेन केस रेगुलर प्रमोशन इज नॉट ड्यू। अगर मान लो किसी ग्रेडर में रेगुलर प्रमोशन सक्सेसिव 2 लेवल में नहीं है, जैसे मान लो कि लेवल 2 के बाद डायरेक्ट लेवल 4 है किसी कैडर में, तो जब उसको MSCP दिया जाएगा तो MS2 के लेवल 2 के बाद लेवल 3 में दिया जाएगा, ना कि डायरेक्ट 4 में। हाँ, जब रेगुलर प्रमोशन होगा तो उसको डायरेक्ट 4 में ML4 में दिया जाएगा। तो MSCP मिलने के बाद रेगुलर प्रमोशन को ML4 में दिया जाएगा। ये इस नंबर 2 का मतलब होगा। द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MSCP वुड बी एलिजिबल अप टू लेवल 15। जो MSCP के जो बेनिफिट दिया जाएगा या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा वो अप टू लेवल 15 तक दिया जाता है, जो कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है। बशर्ते उनको जो ए ग्रेड के ऑफिसर होते हैं ऑर्गेनाइज सर्विस वाले, उनको छोड़कर। बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन इज अवेलेबल इन द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशन शेल ऑल्सो भी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। जो FR22 के अनुसार जो पे फिक्सेशन का जो ऑप्शन दिया जाता है या जो बेनिफिट दिया जाता है उसको इसमें MSCP के दौरान भी दिया जाएगा। देयर शेल हाउएवर नो फर्दर फिक्सेशन ऑफ पे एट द टाइम ऑफ रेगुलर। अगर मान लो व्यक्ति को MSCP मिल गया है और उसके बाद में 2 साल बाद अगर उसको रेगुलर प्रमोशन दिया जाता है तो उस समय उसको पे फिक्सेशन का जो है ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब जो एक बार पे फिक्सेशन कर दिया MSCP के बाद तो उसको रेगुलर प्रमोशन के समय फिक्सेसिंग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसका जो अगर मान लो लेवल चेंज होता है तो उस लेवल में जाकर उसको फिक्स कर दिया जाएगा, उस समय ऑप्शन नहीं मांगा दिया जाएगा, ऑप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। However, at the time of actual promotion, it happened to be past carrying higher pay level than it is available under MSCP, then the shall be placed in level which be promoted in sale। अगर मान लो उसको रेगुलर एक्चुअल प्रमोशन होता है और उससे पहले उसको MSCP दिया गया है और रेगुलर प्रमोशन होने पर MSCP का जो सेल में है उसका बेसिक, वही सेल में अगर उस रेगुलर प्रमोशन के सेल में भी अगर वही बेसिक आता है तो उसको सेम बेसिक रखा जाएगा। हाँ, अगर मान लो उसका जब रेगुलर प्रमोशन होता है और उस समय लेवल चेंज होने के कारण अगर वो सेल नहीं है तो उस समय में उसको उससे हायर सेल में फिर शिफ्ट किया जाएगा। प्लेस्ड एट हायर सेल इन द लेवल, उस लेवल में जो हायर सेल रहेगा उस सेल में उसको फिक्स किया जाएगा। इसका हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। जैसा कि अगर आप देखना चाहेंगे तो एक मेरी अलग वीडियो है जिसमें कि मैंने ये पे फिक्सेशन के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं किस तरह लेवल हायर लेवल में उसको शिफ्ट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। और ये जो रहेगा वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट के हिसाब से ही रहेगा, एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय। अब समझ लेते हैं प्रमोशन अर्न या अपग्रेडेशन एंड ग्रांटेड अंडर MSCP स्कीम इज द पास्ट these grade are in the same level pay matrix due to merger of pay scale. Upgradation of post by 7th pay commission will be ignored for purpose of granting अपग्रेडेशन अंडर द MSCP या ACP स्कीम। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर मान लो 7th पे कमीशन से पहले किसी व्यक्ति को का जो ग्रेड था उसको मर्ज कर दिया गया, मतलब 28 और 24 को 2400 को मान लो मर्ज कर दिया गया, 42 बना दिया गया। तो उस समय में जो पहले जो उसको मर्ज किया गया उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और वो डायरेक्ट उसको 42 में मानते हुए अगला उसका MSCP जो मिलेगा वो 4600 का MSCP उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा। तो ये था 5 नंबर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 6 में आएगा फिक्सेशन ऑफ पेन द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन अदर 1/1/2000 सेल बी एज पर रूल
2016 वाइड डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर 25,000 सेंट्रल प्रमोशन कंटेंट DOPT, इसमें जो दिया गया है उसमें FY 13 के अनुसार उसको फिक्सेशन का जो बेनिफिट दिया जाएगा। इन केस वेयर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हैड बीन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय, अगर मान लो किसी को फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया गया है हायर लेवल पे, तो द प्रोविज़न ऑफ MACP इन स्कीम 19 मई 2009 के बाद 9 या उसके बाद, but whereas the result of implementation of 7 pay recommendation substantive grade held in the hierarchy cadre has been upgraded by granting the higher level. In such MACP already granted to him in 7 pay commission shall be fixed in revised pay structure। और इसी को लेके एक इस पे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया गया है कि एक पोस्टल इंस्पेक्टर है, फॉर एग्जांपल के लिए पोस्टल इंस्पेक्टर है जो कि 4200 के ग्रेड पे में था, और उसका जो है उसको MACP ग्रांट किया गया था 4600 में PB2 में। ही विल नाउ ग्रांटेड द ग्रेड पे ऑफ 4800 इन द पे बैंड 2 लेवल 8 फॉर पे मेट्रिक सब्सिक्वेंट अपॉन अपग्रेडेशन ऑफ पोस्टल इंस्पेक्टर इन 4200 से। तब ये कि अगर 4200 में था और उसको अपग्रेडेशन किया था और 46 में दिया गया था, तब उसको जब MACP मिलेगा ये 4600 में 4800 में मिलेगा, क्योंकि उसको जो पहले जो MACP दिया गया था उसको इग्नोर कर दिया जाएगा जैसे कि पहले रूल में बताया गया, क्योंकि 42 और 46 को मर्ज कर दिया है, तो डायरेक्ट जो उसको MACP का जो बेनिफिट मिलेगा उसको 4800 में उसको मिल जाएगा। तो ये है उसका मैट्रिक्स इज मॉडिफाइड बाई CCS रूल 2016 में। With regard to fixation of pay on grant of promotion and financial upgradation MACP, the government servant has option under FY 22(1)(a) का 1 जो गेट बेनिफिट जो पे फिक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा वो इसमें अप्लीकेबल रहेगा। वो चाहे तो उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से ले सकता है या फिर जो उसकी अब जहाँ से उसको MACP दिया उस सेम डेट से ले सकता है। तो ये एक ऑप्शन है उसके पास कि वो चाहे तो उसको विथ इमीडिएट इफेक्ट ले सकता है, चाहे तो वो नेक्स्ट प्रमोशन डेट से जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट में रहेगा उसके हिसाब से ले सकता है। इसके बारे में मेरा जो पे फिक्सेशन का वीडियो है, आप अगर उसको देखेंगे उसमें ज़्यादा ये चीज़ समझ में आ जाएगी। प्रमोशन अर्न इन द पोस्ट कैरिंग सम पे स्केल प्रमोशनल हायरार्की इज रिकमेंडेड रूल फॉर द पर्पज ऑफ MACP। प्रमोशन कोई ग्रेड कैडर में ऐसा प्रमोशन दिया गया है सेम ग्रेड पे में उसको प्रमोशन ट्रीट किया जाता है, तो उसमें जो है सेल बी काउंटेड फॉर पर्पस ऑफ उसको MACP के लिए काउंट किया जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर में 9 में रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ MACP सेल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट डायरेक्ट एंट्री डेट टू द रेगुलर बेसिस इधर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस और सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय बेसिस। मतलब ये कि जो इसमें रेगुलर सर्विस को जो काउंट किया जाएगा उसको क्या माना जाएगा, तो ये जब से किया जाएगा जब से उसको रेगुलर का स्टेटस मिला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जब वो आया है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये रहेगी कि अगर मान लो वो एम्प्लॉई कैजुअल लेबर में है, एडॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है और उसको प्री अपॉइंटमेंट को ट्रेनिंग, तो उसको शेल नॉट बी टेकन इनटू द रिकॉर्डिंग, उसको इस रेगुलर सर्विस में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब उसको MACP काउंट करने के लिए उस पीरियड को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और पे मैट्रिक रेगुलर अपॉइंटमेंट इन नाउ डिपार्टमेंट विदाउट अ ब्रेक। लेकिन अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जो किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और वो अगर बिना ब्रेक किए अगर मान लो किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आता है, तो उसने जो पास्ट जो सर्विस थी उसको MACP के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस जो पीरियड को रेगुलर प्रमोशन के रूप में उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर मान लो उसने 5 साल कहीं वो सर्विस करके आया था और उसका उस 5 साल को MACP के लिए तो काउंट करेंगे, लेकिन रेगुलर प्रमोशन के लिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये एक बेसिक इसमें डिफरेंस है। अब समझ लेते हैं रूल नंबर 10, पास्ट सर्विस रेंडरिंग इन द सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय इन स्टेट गवर्नमेंट स्टेचुरी बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट में है, अगर स्टेचुटरी बॉडी में है, ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर में है, तो बिफोर अपॉइंट द सेंट्रल रेलवे शेल नॉट बी काउंटेड टूवर्ड रेगुलर सर्विस। अगर मान लो इन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या जो जितने जो सेक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन उसमें अगर है तो उसको रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी है। रेगुलर सर्विस शेल इंक्लूड पीरियड स्पेंड इन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में अगर कोई डेपुटेशन में गया है एम्प्लॉई, तो स्टडी लीव लिया है, अदर काइंड ऑफ लीव जो कि ड्यूली सेंक्शन बाय द कंपनी अथॉरिटी है, तो उसको रेगुलर सर्विस में काउंट किया जाएगा। मतलब MACP के जो 10 या 20 है उसमें काउंट किया जाएगा।
MSCP शेल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू वर्क चार्ज एम्प्लॉय के ऊपर भी काउंट किया जाएगा इफ़ देयर सर्विस कंडीशन आर कंपेरेबल विद द स्टाफ ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट समझ लेते हैं एग्जिस्टिंग टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम। पहले जो टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम थी 12 और 24 और 36 इंक्लूडिंग इन सीटू प्रमोशन स्कीम और एनी अदर काइंड ऑफ प्रमोशन स्कीम अगर जो पहले से चली आ रही थी तो वो चाहे तो डिपार्टमेंट उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर मान लो वो MSCP को अडॉप्ट करता है तो अगर स्विच ऑफ कर लेता है MSCP में तो उन दोनों को एक साथ लेके नहीं चला जाएगा, या तो MSCP या फिर जो उसका एग्जिस्टिंग टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम है उसको ले, तो ये भी कोई कंसिडर किया जाएगा। MSCP इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय और मे बी एक्सटेंडेड एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रिस्क्राइबिंग DOPT के जो कंडीशन है उसमें अगर वो फुलफिल करता है तो उसको इस पर डायरेक्टली एप्लीकेबल किया जाएगा, बशर्ते वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इफ़ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MSCP इज डिफर्ड, मतलब MSCP का जो बेनिफिट है अगर उसको डिफर किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको पोस्टपोन किया जाता है, नॉट अलाउड आफ्टर 10 ईयर इन अ लेवल ड्यू टू रीज़न ऑफ एम्प्लॉय बीइंग अनफिट ड्यू टू डिपार्टमेंट का अगर उसको कोई चार्जशीट आती है उसको डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग के अनुसार उसको अगर मान लो किसी प्रकार से उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए उसको पेनल्टी लगी है तो उस पीरियड को इस 10 ईयर में कंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब उस पीरियड को 10 ईयर का अलावा माना जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 साल के लिए उसको किसी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए रोका है तो जो 2 साल का पीरियड है उसको 10 साल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके लिए उसको 10 प्लस 2 12 साल इस टाइप से उसको डिफ़र किया जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इस समय 12 कर दिया गया पहले अपग्रेडेशन के लिए तो नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन रहेगा जो 20 साल में नहीं होते वो 22 साल में रहेगा। ऑन ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम दिस शेल बी नो चेंज इन द डेसिग्नेशन। अगर मान लो उसको MSCP के अनुसार फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है एम्प्लॉय को तो उसके डेसिग्नेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ उसका क्लासिफिकेशन और हायर स्टेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसको जहाँ पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है जैसे कि HBA मिलता है, अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर अकोमोडेशन मिलता है, उसमें उसको उसमें उस कंसिडर किया जाएगा, पास में किया जाएगा, ठीक है। फॉर ग्रांट ऑफ PA जो मिलता है उसमें उसको अपग्रेडेशन किया जाएगा। अब इसका 17 का 1 देखते हैं। फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MSCP स्कीम द प्रिस्क्राइब बेंचमार्क शेल बी वेरी गुड। अगर आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन चाहिए तो लास्ट 3 ईयर का जो APR आएगा वो शुड बी एटलीस्ट वेरी गुड, ये कंसिडर वेरी गुड होना चाहिए, तभी आपको MSCP का बेनिफिट दिया जाएगा। दिस विल बी इफेक्ट फॉर अपग्रेडेशन अंडर MSCP ड्यू ऑन और आफ्टर 25/7/2016 के बाद जो लोगों को अपग्रेडेशन ये मिलना है इस MSCP के अनुसार। रिवाइज एप्लीकेबल विल बी APR 2016 एंड सब्सिक्वेंट ईयर। अगर 2016-17 के बाद के जो APR रहेंगे वो होना चाहिए वेरी गुड, उससे पहले के अगर गुड भी रहे तो चलेगा। ये दिया हुआ है 17 का 2 में। वाइल असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ग्रांट ऑफ MSCP डिपार्टमेंट कमिटी से PSC शैल असेस द APR इन द रेकॉर्डिंग पीरियड, जो पिछला पीरियड है उसके लिए उसको असेस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि 2016 से पहले की जो है वो वेरी गुड नहीं है तो चल जाएगा, गुड भी है तो, लेकिन 2016-17 के बाद वाले जो रहेंगे इट शुड बी एटलीस्ट वेरी गुड। और कंटिन्यू फॉर MSCP गाइडलाइन DOPT जो 19/5/2009 का जो MSCP का DOPT का MSCP इसमें दिया गया। अब ये चीज़ समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वुड बी नॉन फंक्शनल बेसिस सब्जेक्ट टू फिटनेस इन द हियरार्की ऑफ ग्रेड पे विद इन पेमेंट 1 देयर आफ्टर अपग्रेडेशन ऑफ MSCP बेंचमार्क वुड बी गुड। जो गुड बेंचमार्किंग है वो 600 तक के पेमेंट 3 तक के लिए रहेगा और बेंचमार्किंग विल बी वेरी गुड फॉर अबो 7600 एंड अबो के लिए वेरी गुड होना चाहिए। तब 13 से लेके मतलब सारे वेरी गुड होना चाहिए, और इसमें 13, 14 और 15 के लिए वेरी गुड हो सकता है, बस वेरी गुड होना चाहिए। लेवल 11 तक है और ये लेवल 12 के बाद वालों के लिए सारे वेरी गुड होना चाहिए। इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन पेनल्टी प्रोसीडिंग grant of MSCP under the MSCP shall subject the rule governing normal promotion. Such rule shall therefore regulated by provision of CCS Rule 1965 instruction issued thereunder. The MSCP contemplated merely placed on personal basis immediate
higher level grant of financial only and shall be known to the actual functional promotion of employee concerned. Therefore no reservation. कहने का मतलब इस रूल में ये हो गया कि अगर आपको एमएससीपी के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है तो उसमें आपके ये रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन ऑर्डर पोस्टर कोई इस प्रकार का फॉलो नहीं किया जाएगा। अगर एमएससीपी दिया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का बेनिफिट एससी एसटी को या ओबीसी को नहीं दिया जाएगा, सभी को एज ए नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा। ये इस कहने का मतलब इस रूल का ये है। उसमें मतलब रोस्टर या फिर रिजर्वेशन का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जो है डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी, उसमें कोई जो बाउंडेशन है कि एससी एसटी का एम्प्लॉई मतलब मेंबर होना चाहिए, वो इसमें कोई रिकॉर्डेशन उसमें कुछ इस टाइप का नहीं है, कोई भी उसमें मेंबर या चेयरमैन रह सकता है। तो ये हो गया रूल नंबर 19। अब 20 नंबर समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ऑपरेशन अंडर द एमएससीपी शैल बी प्योरली पर्सनल टू द एम्प्लॉय एंड हैव नो रिलेवेंस टू हिज सीनियरिटी पोजीशन। अब ऐसे में देयर शैल बी नो एडिशनल फाइनेंशियल रूल फॉर द सीनियर एम्प्लॉय इन द ग्राउंड देन द जूनियर एम्प्लॉय हैज़ गेटिंग हायर पे। अगर मान लो किसी जूनियर एम्प्लॉय को एमएससीपी के अनुसार जो उसका फिक्सेशन किया वो अगर किसी सीनियर एम्प्लॉय से अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में उसको स्टेपिंग अप का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टेपिंग अप का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा उसको। और इसमें हाउएवर इन केस ऑफ वेयर सीनियर रेलवे एम्प्लॉय एमएससीपी हायर ग्रेड को फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2016 के बाद पहले का अगर ये केस होता है और उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय को अगर सीनियर एम्प्लॉय को जूनियर से ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो उसको जब फिक्सेशन किया जाएगा तो उसको सीनियर को जूनियर के इक्विवेलेंट में लाके फिक्स किया जाएगा। इस रूल को हम वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं कि ड्रॉ लेस देन रिवाइज पे स्ट्रक्चर ग्रांटेड एमएससीपी एंड हायर लेवल बिफोर और आफ्टर द 1 जुलाई ऑफ 2016 द पे ऑफ सीनियर सर्वेंट इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर शैल बी स्टेप्ड अप टू एन अमाउंट इक्वल टू पे। उसका जो अमाउंट रहेगा इक्वल टू पे एज फिक्स फॉर जूनियर को अगर हायर पोस्ट पर फिक्स किया जाता है उसके बराबर रहेगा। एंड सच स्टेपिंग अप शैल बी डन विथ इफेक्ट फ्रॉम द ड्यू ऑफ एमएससी डेट ऑफ एमएससीपी। जूनियर गवर्नमेंट शैल टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन फॉलोइंग होना चाहिए? बोथ द जूनियर एंड सीनियर सर्वेंट बिलोंग टू द सेम कैडर में होना चाहिए और उनका पे लेवल जो रहेगा वो भी सेम होना चाहिए फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी। इन एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर जो पहले का पे स्ट्रक्चर था इन रिवाइज पे स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर एंड हायर पोस्ट इन विच दे आर एंटर्ड टू ड्रॉ पे आर आइडेंटिकल, दोनों सेम होना चाहिए। द सीनियर एम्प्लॉय सर्वेंट इन द टाइम ऑफ एमएससीपी ड्राइंग इक्वल और मोर देन द जूनियर, या तो उसके बराबर पेमेंट ड्रा करना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। द एनॉमली डायरेक्ट टू रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल रूल 22 ये है कि सीनियर को जूनियर एम्प्लॉय को सीनियर एम्प्लॉय से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलना चाहिए, 22 का ये है, तो उसमें इसको कंसिडर किया है। प्रोवाइडेड दैट junior employee was drawing more than the existing pay structure and senior by virtue of any increment to granting। अगर मान लो कोई जूनियर एम्प्लॉई है और उसको किसी प्रकार के वर्च्यू ऑफ एनी एडवांस इंक्रीमेंट, अगर उसको किसी स्पेशल एबिलिटी के कारण अगर कुछ उसको एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाता है तो उसको इस पे स्टेपिंग अप के लिए या एमएससीपी के लिए रिकॉल नहीं किया जाएगा फॉर स्टेपिंग अप ऑफ फॉर सीनियर ऑफिसर। Paid on in the level of pay metric MSCP shall be taken as a basis of a determine and terminate benefit of रिटायरमेंट एम्प्लॉई। अगर मान लो एमएससीपी के द्वारा जो कुछ बेनिफिट दिया जाता है वो रिटायरिंग एम्प्लॉई के लिए भी उसको एप्लीकेबल या फिर डिटरमाइन किया जाएगा। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय इज डिक्लेयर सरप्लस इन हायर ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉइंटेड इन द सेम पे स्केल और लोअर पे स्केल ऑफ पे इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, अगर किसी एम्प्लॉय को मतलब इधर से सरप्लस होने के कारण उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भेजा जाता है और वहाँ पर उसको सेम पे स्केल पे या लोअर पे स्केल पर उसको शिफ्ट किया जाता है। द रेगुलर सर्विस रेंडर्ड बाय द हायर एंड प्रीवियस शैल बी काउंटेड टुवर्ड द रेगुलर सर्विस इन हिज न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गिविंग फाइनेंशियल अंडर द एमएससीपी। तो उस जो पिछले बार की जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का जो पीरियड है उसको एमएससीपी के लिए रिकॉल किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। आप समझ लेते हैं 23 में इन केस ऑफ ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड रिक्वेस्ट रेगुलर सर्विस रेंडर्ड इन द प्रीवियस ऑफिस शैल बी काउंटेड अलॉन्ग विद द रेगुलर सर्विस इन द न्यू ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस फॉर पर्पज ऑफ गेटिंग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएससीपी। फाइनेंशियल अपग्रेड अंडर द एमएससीपी शैल अलाउड इन द इमीडिएट नेक्स्ट हायर लेवल इन द पे मैट्रिक्स गिवन इन
CCS Rule 2016, wherever any official is accordance with term and condition transfer to own nomination to a lower post reverted to the lower post date from the promotion last pay before being relieved from the organization. Such promotion relieves the organization. इसका मतलब कहने का ये हो गया है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को शिफ्ट किया जाता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको शिफ्ट से पहले अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में उसको किसी कारण से उसको डाउनग्रेड किया गया है और वो उस पीरियड में काम कर रहा है, तो उस पीरियड को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जब वो नए ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वहाँ से उसको सर्विस वहाँ से मानी जाएगी। इफ़ अ रेगुलर प्रमोशन हैज़ बीन ऑफर्ड बट वाज रिफ्यूज, अगर किसी एम्प्लॉई को रेगुलर प्रमोशन दिया गया और उसने उस प्रमोशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में उसको MSCP का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, है ना। तो उसको एम्प्लॉई हैज़ नॉट स्टेबल ड्यू टू लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी फिर उसने मना कर दिया, लेकिन फाइनेंस अपग्रेड हैज़ बीन अलाउड ड्यू टू स्टेगनेशन एंड द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज द प्रमोशन। लेकिन अगर उसको MSCP मिल गया और उसके बाद में अगर प्रमोशन को रिफ्यूज़ करता है तो उसको बैक नहीं किया जाएगा। देन इट शिल नॉट बी ग्राउंड विदाउट द फाइनेंशियल डिक्लेरेशन, मतलब उस रिफ्यूजल को उसको फाइनेंशियल डिक्लेरेशन के लिए विड्रॉ नहीं किया जाएगा। हाउएवर दे विल कंसिडर फॉर फर्दर अपग्रेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, लेकिन अगर उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए MSCP का वो अगर ड्यू होता है तो उस कंडीशन में उसने जो पहले रिफ्यूजल दिया था उसको बेस मानते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसको नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है। केस ऑफ पर्सन होल्डिंग हायर पोस्ट प्योरली एड हॉक बेसिस शैल आल्सो बी कंसिडर फॉर स्क्रीनिंग कमीशन विदाउट अदर्स, मतलब अगर मान लो वो हायर पोस्ट पे काम कर रहा है एड हॉक बेसिस पे उस कंडीशन में, तो डेस्किंग कमीशन उसको शैल ऑल्सो भी कंसिडर उसको कंसिडर करेगी एंड देयर मे बी अलाउ द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन रिवर्सन टू द लोअर पोस्ट। जब वो लोअर पोस्ट पर आएगा तो उस कंडीशन में उसको रिवर्सन में उसको MSCP का बेनिफिट मिल जाएगा। एम्प्लॉय ऑन डेप्यूटेशन नीड नॉट टू रिवर्ट द पेरेंट डिपार्टमेंट फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन MSCP का बेनिफिट अगर किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है और उस कंडीशन में अगर मान लो एम्प्लॉय डेप्यूटेशन पर कहीं और काम कर रहा है तो उसको पेरेंट कैडर में रिवर्ट नहीं किया जाएगा, उसको वो उसका बेनिफिट वही रहते हुए ले लेगा और वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि उसको जिस पोस्ट जहाँ पर उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय के फेवर में जो भी रहेगा उस पर उसको बेनिफिट दिया जाएगा अंडर द डेप्यूटेशन, और साथ ही साथ उसको डेप्यूटेशन अलाउंस भी उसमें दिया जाएगा। अब कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इनको हम समझ लेते हैं और इसके बारे में अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन इलस्ट्रेशन को समझने के लिए, क्योंकि यही इसका मेन जो जिस्ट जो है इसके रिलेटेड का यही है, तो इसको हम एक बार फिर बाद में समझेंगे। तो इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन लेवल 2, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है लेवल 2 में आया है फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन, तो उसको लेवल 4 में मिलता है। तो उसने पहला रेगुलर प्रमोशन 8 साल में उसको लेवल 4 में आ गया। लेवल 4 के बाद में उसको अगले 10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको सेकंड MSCP फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा जो कि लेवल 5 में रहेगा। मतलब 8 साल तो रेगुलर प्रमोशन, 10 साल का उसको MSCP, इस साल उसका 18 साल में उसको लेवल 5 में उसको प्रमोशन मिल जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसी में दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं कि इन केस ऑफ ही डज नॉट गेट एनी प्रमोशन फर्दर देयर आफ्टर, उसके बाद उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला है, देन ही वुड गेट थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन लेवल 6 में उसका थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आएगा, वो अगले 10 साल के बाद। मतलब 8 साल रेगुलर प्रमोशन, 10 साल का दूसरा MSCP, तीसरा MSCP जो आएगा वो अगले 10 साल के बाद, मतलब 28 ईयर में उसको तीसरा MSCP मिल जाएगा। इस प्रकार उसको 8, 10 और 18, 8, 10 और 28 साल में उसको थर्ड MSCP मिल जाएगा। अब इसमें दूसरा केस समझते हैं कि बीन में कि यदि मान लो उसको सेकंड प्रमोशन मिला है 5 साल में, ही गेट्स सेकंड प्रमोशन आफ्टर 5 ईयर, पहला 8 साल में मिला था, है ना, उसके बाद में सेकंड प्रमोशन मिल गया उसको 5 साल बाद इन लेवल 10 में, लेवल 7 में। अगर मान लो उसको लेवल 7 में था डायरेक्ट, उसके बाद में 4 के बाद लेवल 7 में था, तो दैट इज़ 23 ईयर, मतलब 8 साल में पहला उसको MSCP मिला, 10 साल में उसको दूसरा MSCP और 5 साल में उसका रेगुलर प्रमोशन आ गया। तो इस प्रकार 8, 10 और 5, 18 और 5, 23 साल में उसको थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लेवल 8 में मिलेगा आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ 30 ईयर। मतलब 8 साल में पहला रेगुलर प्रमोशन, 10 साल में दूसरा MSCP और तीसरा उसको प्रमोशन मिल गया है रेगुलर प्रमोशन, जो कि दूसरा ही रेगुलर प्रमोशन माना जाएगा, उसको 5 ईयर में मिला।
तो अगला जो उसको MACP मिलेगा वो 30 ईयर में मिलेगा, न कि ये 23 इसको प्लस कर 10 ईयर 33 उसको 30 ईयर में भी उसको प्रमोशन मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल के थ्रू में चार्ट बना के नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे उसको। अब इसका थर्ड पॉइंट मान लेते हैं, इफ़ ही गेट सेकेंड प्रमोशन बिफोर 20 ईयर, मतलब उसको जो दूसरा प्रमोशन होना चाहिए था वो उसको 20 ईयर से पहले मिल गया, मान लो 19 साल में मिल गया। देन ही गेट थर्ड MACP, उस कंडीशन में उसको थर्ड MACP मिलेगा एट द एंड ऑफ 29 ईयर। ठीक है, फर्स्ट प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन मिला उसको 19 ईयर में, तो थर्ड जो MACP मिलेगा वो उसको मिलेगा 19 के बाद 10 ईयर जोड़ेंगे 29, 10 ईयर फ्रॉम द सेकेंड प्रमोशन टू ऑन थर्ड, प्रोवाइडेड ही डज नॉट गेट थर्ड प्रमोशन, अगर उसने थर्ड प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन नहीं लिया है तो। इफ़ ही गेट सेकेंड प्रमोशन आफ्टर 20 ईयर या फिर 23 ईयर में उसको मान लो सेकेंड प्रमोशन मिला है रेगुलर प्रमोशन, तो देयर इज़ नो थर्ड प्रमोशन बिफोर 30 ईयर, और अगर 30 ईयर तक उसको कोई रेगुलर प्रमोशन नहीं मिलता है देन ही मे बी अलाउ थर्ड MACP एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो उस कंडीशन में उसको 30 ईयर के एंड होने पर थर्ड प्रमोशन या थर्ड MACP दिया जाएगा, न कि 23 प्लस 10 मान के। मतलब ये कहने का कि 30 ईयर की सर्विस से पहले या तो उसको 3 प्रमोशन मिल जाए रेगुलर प्रमोशन, या फिर उसको 3 MACP मिल जाए। उसको ये नहीं देखा जाएगा कि 23 में तो उसका सेकंड प्रमोशन हुआ है ना, तो थर्ड प्रमोशन उसको 33 में या थर्ड MACP 33 में, तो ये नहीं देखा जाएगा। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हम इसमें बी का समझ लेते हैं, बी पॉइंट, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन लेवल 2 ही ग्रांटेड फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MACP 10 ईयर, 10 साल में उसको पहला MACP मिला जो कि उसको लेवल 3 में जाएगा, क्योंकि उसको जब हायर लेवल में मिलता है तो उसको लेवल 3 में जाएगा। लेकिन लेवल 3 में MACP मिला, उसके 5 साल के बाद उसको मिल गया फर्स्ट उसका रेगुलर प्रमोशन जो कि लेवल 4 में आता है। ठीक है ना, तो 10 साल में वो मिला था, 5 साल के बाद में रेगुलर प्रमोशन मिल गया। अब उसको जो सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, क्योंकि ये तो उसका फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन हुआ, अब उसका सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो माना जाएगा नेक्स्ट लेवल में रहेगा, विल बी ग्रांटेड इन लेवल 5। 4 में रेगुलर हुआ था, अब उसको 5 में इसको सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 20 ईयर। अगर उस तरफ से देखा जाए तो 10 साल ये और 5 साल वो, तो ये हो गए 15 साल, और सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो मिलेगा उसको जो मिलेगा 20 ईयर की कंप्लीट सर्विस करने के बाद। ऑन कंप्लीजन ऑफ 30 ईयर सर्विस ही विल गेट थर्ड MACP, और जब उसके 30 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको थर्ड MACP मिलेगा जो कि लेवल 6 में जाएगा। इफ़ नो प्रमोशन आर अर्न बिफोर कंप्लीजन ऑफ 20 ईयर, अगर उसको 20 ईयर से पहले कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, और ओनली थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वुड बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीजन ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस इन द लेवल फ्रॉम द डेट ऑफ सेकंड प्रमोशन और 30th ईयर ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। या तो उसको 30 ईयर सर्विस हो जाए या फिर उसको 10 ईयर जो सर्विस है उसी अपग्रेड में वो हो जाए, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से उसको या तो थर्ड रेगुलर प्रमोशन दे दिया जाएगा या फिर थर्ड MACP दे दिया जाएगा। If a government servant has been granted either 2 regular promotion or second financial under the MACP August 1999 after completion of 24-year regular service, then only third financial promotion will be admissible to him under the MACP completion of 30 year। अब एक केस ऐसा हो जाता है कि मान लो जो उस एम्प्लॉई को तो अगस्त 2009 से पहले उसको 24 साल के जो पहले ACP स्कीम चलती थी 12-24 वाले, उसको 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल चुके होते हैं, और उसके बाद में अगर उसका थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आएगा तो उसकी जो 30 ईयर सर्विस कंप्लीट होने के बाद में उसको थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे दिया जाएगा। मतलब 24 में दूसरा मिला था, 6 साल के बाद उसको थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा, बशर्ते अगर उसने कोई रेगुलर प्रमोशन उस हायरार्की में उसने नहीं लिया है तो ये था दोस्तों लेटर नंबर 16/2020 का एक डिटेल एनालिसिस, जिसमें मैंने कोशिश की कि किस तरह से प्रमोशन मिल सकते हैं MACP के दौरान, किस तरह के एम्प्लॉय के बेनिफिट में ये लेटर है, और इसकी जो जहाँ तक मैं इसके वर्डिंग को समझ पाया हूँ मैंने थोड़ा सा अच्छी सी कोशिश की समझाने की। बाकी आप इसका हिंदी वर्जन भी उसको समझ सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू अपग्रेडेशन जो भी लेटेस्ट उसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, तो उसके अनुसार आप इस लेटर को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों MACP के रिगार्डिंग में ये मेरा वीडियो। इसका मैं जो ये पॉइंट का इलस्ट्रेशन है फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं किसी दिन और समझाऊंगा किस तरह से इसका एक एग्जांपल के तौर पर अपन समझ सकते हैं किस लेवल के लिए क्या MACP मिलेगा, उसको एक अलग वीडियो में शॉर्ट में आपको
क्लियर करूँगा। तो ये था वीडियो दोस्तों MSCP के बारे में। तो मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसलिए अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि ये जो इसके कंडीशंस हैं इनके बारे में डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल लेके इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड टेक केयर। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।